हेलो दोस्तों, दिस इज़ तृप्ति एंड स्वागत है आपका थिंक बिग यूट्यूब चैनल में। आपको आने वाले नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और ये वर्ष आपके लिए यश और कीर्ति लेकर आए, ऐसी आशा करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इस कड़ी में बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। तो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे बुद्धि, बुद्धि के सिद्धांत, बहुआयामी बुद्धि, मानसिक आयु एवं बुद्धि परीक्षण, बौद्धिक विवृद्धि और विकास और शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षणों का महत्व। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बुद्धि। बुद्धि क्या है? हाउ साइकोलॉजिस्ट डिफाइन इंटेलिजेंस। बुद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः प्रज्ञा, प्रतिभा, ज्ञान एवं समझ के अर्थों में किया जाता है। यह वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। अब देखिए, यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो, द एबिलिटी टू लर्न, द एबिलिटी टू रिकग्नाइज प्रॉब्लम, समस्या का समाधान, एंड द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम। ओके, द एबिलिटी टू लर्न, द एबिलिटी टू रिकग्नाइज प्रॉब्लम एंड देन द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, यही है बुद्धि। L.M. टर्मन ने बुद्धि की परिभाषा की है। बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। एबिलिटी टू थिंक। स्टर्न के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की वह सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा वह सचेत रूप से नवीन आवश्यकताओं के अनुसार चिंतन करता है। इस तरह जीवन की नई जो समस्याएं हैं एवं स्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने की सामान्य मानसिक योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। ऐसे ही बुद्धि के संदर्भ में अनेक मनोवैज्ञानिकों में मतभेद है, फिर भी यह निश्चित तौर पर कहा जाता है कि यह किसी के व्यक्तित्व का मुख्य निर्धारक है, क्योंकि इससे व्यक्ति की योग्यता का पता चलता है। इसे व्यक्ति की जन्मजात शक्ति कहा जाता है, जिसके उचित विकास में उसके परिवेश की भूमिका प्रमुख होती है। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बुद्धि के विकास में भी अंतर होता है। बुद्धि के मुख्य 3 पक्ष होते हैं, कार्यात्मक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। और बुद्धि को मुख्यतः 3 श्रेणियों में रखा गया है। एक सामाजिक बुद्धि, दूसरा स्थूल बुद्धि एवं तीसरा अमूर्त बुद्धि। और वंशानुक्रम एवं वातावरण तथा इन दोनों की अंतःक्रिया बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक होते हैं। तो आगे देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के स्वरूप से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिनसे बुद्धि के संबंध में कई प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर बुद्धि के सिद्धांतों में एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, बहुघटक सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत, बुद्धि की संरचना सिद्धांत, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, ये हमें CTET के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इससे भी अलग बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे कि बहुकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, लेकिन CTET के दृष्टिकोण से हमें सिर्फ इनके बारे में ही डिटेल जानना जरूरी है। अब सबसे पहला है एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बिने ने किया और इस सिद्धांत का समर्थन कर इसको आगे बढ़ाने का श्रेय टर्मन और स्टर्न जैसे मनोवैज्ञानिकों को है। इन मनोवैज्ञानिकों का मत है बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। स्पष्ट है कि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को एक शक्ति या कारक के रूप में माना गया है। इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त कार्यों का संचालन करती है तथा व्यक्ति के समस्त व्यवहारों को प्रभावित करती है। अगला है द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत में सबसे पहले जो प्रतिपादक है उसके वो स्पीयरमैन है और उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 2 तरह की बुद्धि होती है। एक है सामान्य और दूसरी है विशिष्ट। सामान्य योग्यता और विशिष्ट योग्यता। सामान्य योग्यता में स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य योग्यता सब व्यक्तियों में कम या अधिक मात्रा में मिलती है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, यह प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न होती है, यह उसके सभी मानसिक कार्यों में प्रयोग की जाती है। यह भाषा, विज्ञान, दर्शन आदि में सामान्य सफलता प्रदान करती है। उसी के साथ यह योग्यता व्यक्ति में जन्मजात होती है, यह उसमें सदैव एक सी रहती है
और यह जिस व्यक्ति में जितनी अधिक होती है उतना ही वह अधिक सफल होता है। दूसरा है विशिष्ट योग्यता। इन योग्यताओं का संबंध व्यक्ति के विशिष्ट कार्यों से होता है। इनकी मुख्य विशेषताएं हैं, ये योग्यताएं विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न और अलग अलग मात्रा में होती हैं। जिस व्यक्ति में जो योग्यता अधिक है उसी से संबंधित कुशलता में वह विशेष और अर्जित करता है। योग्यताएं अनेक और एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। ये योग्यताएं भाषा, विज्ञान, दर्शन आदि में विशेष सफलता प्रदान करती हैं। अब सामान्य योग्यता में हमने देखा कि भाषा, विज्ञान, दर्शन आदि में सामान्य सफलता प्रदान करती हैं, लेकिन यहाँ पर विशेष योग्यता में ये योग्यताएं भाषा, विज्ञान, दर्शन आदि में विशेष सफलता प्रदान करती हैं। विभिन्न योग्यताओं का संबंध विभिन्न कुशल कार्यों में होता है और ये योग्यताएं अर्जित की जा सकती है। जैसे कि सामान्य योग्यता जन्मजात होती है, लेकिन विशिष्ट योग्यता अर्जित की जाती है। अगला है 3 खंड का सिद्धांत। 2 खंड का सिद्धांत प्रतिपादित करने के बाद स्पीयरमैन ने बुद्धि का एक और खंड बताया और उसने इसका नाम सामूहिक खंड या तत्व रखा। उसने इस खंड में ऐसी योग्यताओं को स्थान दिया जो सामान्य योग्यता से श्रेष्ठ और विशिष्ट योग्यताओं से निम्न होने के कारण उनके मध्य का स्थान ग्रहण करती है। अगला है बहुकारक सिद्धांत, बहुघटक सिद्धांत। इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। अतः सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि बुद्धि में कोई स्वतंत्र विशिष्ट योग्यताएं नहीं निहित रहती हैं जो विभिन्न कार्यों को संपादित करती है। अब यह जो बहुखंड सिद्धांत है उसमें अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपना मत दिया है। जैसे कि केली ने अपनी पुस्तक में बुद्धि को निम्नलिखित कुछ ऐसे खंडों में बताया है, जैसे कि शारीरिक योग्यता, सामाजिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, संगीतात्मक योग्यता, यांत्रिक योग्यता, सांख्यिकी योग्यता, गामक योग्यता, स्थान संबंधी विचार योग्यता, रुचि। उसी के साथ साथ थस्टर ने अपनी पुस्तक में बुद्धि के 13 खंड बताए हैं। अन्य शब्दों में उसने बुद्धि को 13 मानसिक योग्यताओं का समूह बताया है। अगला है बुद्धि के प्रकार। कुछ विद्वानों ने, विशेषतः थॉर्नडाइक एवं गैरेट ने, बुद्धि का वर्गीकरण कुछ ऐसे किया है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का वर्गीकरण अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, मूर्त यांत्रिक बुद्धि, और इनमें थॉर्नडाइक ने कहा है जैसे कि अमूर्त बुद्धि जो है उसमें अमूर्त बुद्धि ज्ञानोपार्जन के लिए प्रयोग की जाती है। शब्दों, प्रतीकों, समस्या समाधान आदि के रूप में अमूर्त बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है सामाजिक बुद्धि। इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति समाज में समायोजन करता है, विभिन्न व्यवसायों में सफलता प्राप्त करता है। और मूर्त यांत्रिक बुद्धि में इस बुद्धि की सहायता से व्यक्ति यंत्रों तथा भौतिक वस्तुओं का परिचालन करता है। ऐसे व्यक्ति इंजीनियर, मैकेनिक, तकनीशियन ऐसे होते हैं। साथ ही साथ गैरेट ने भी बुद्धि का वर्गीकरण इन तीनों में किया है, जैसे मूर्त यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। उनके अनुसार मूर्त यांत्रिक बुद्धि का संबंध यंत्रों और मशीनों से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह यंत्रों और मशीनों के कार्य में विशेष रुचि लेता है। अतः इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता आदि होते हैं। अमूर्त बुद्धि, इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह ज्ञान का अर्जन करने में विशेष रुचि लेता है। अतः इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार, साहित्यकार होते हैं। और तीसरा है सामाजिक बुद्धि। इस बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह मिलनसार, सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाला और मानव संबंध के ज्ञान से परिपूर्ण होता है। अतः इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे मंत्री, व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। अगला है मानसिक आयु एवं बुद्धि परीक्षण। अब सबसे पहले हमें मानसिक आयु क्या है ये जानना जरूरी है। तो मानसिक आयु मतलब कि मानसिक आयु व्यक्ति के द्वारा प्राप्त विकास की सीमा की वह अभिव्यक्ति है जो एक आयु विशेष में प्रत्याशित उसके कार्य निष्पादन के रूप में किया जाता है। जैसे कि अभी एक उदाहरण देखिए, एक 7 वर्ष का बच्चा 12 वर्ष के बच्चे के लिए निर्मित बुद्धि परीक्षण उतनी ही कुशलता से करता है जितना 12 वर्ष का बच्चा करता है। ठीक है, जैसे 7 वर्ष का एक बच्चा है वो 12 वर्ष के लिए निर्मित बुद्धि परीक्षण की कुशलता
12 वर्ष के बच्चे जैसा ही करता है तो 7 वर्ष के बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष हो गई। और यदि 12 वर्ष का बच्चा 7 वर्ष के बच्चे के लिए निर्धारित परीक्षण को कर पाता है परंतु 12 वर्ष के बच्चों के लिए निर्धारित परीक्षण को नहीं कर पाता है तो उसकी मानसिक आयु हो गई 7 वर्ष। इस प्रकार मानसिक आयु व्यक्ति के द्वारा प्राप्त विकास की सीमा की वह अभिव्यक्ति होती है जो एक आयु विशेष में प्रत्याशित उसके कार्य निष्पादन के रूप में किया जाता है। मानसिक आयु को ध्यान में रख के ही हम बुद्धि लब्धि मतलब कि बुद्धि गुणांक जो है जिसे हम IQ भी बोलते हैं वो निकालते हैं। जैसे कि अभी देखिए बुद्धि लब्धि क्या है। कोल एवं ब्रूस के अनुसार बुद्धि लब्धि से यह ज्ञात होता है कि बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति कैसी है। कोल एवं ब्रूस के अनुसार बुद्धि लब्धि से यह ज्ञात होता है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। मानसिक आयु ज्ञात करने का विचार प्रारंभ करने का श्रेय बिने को जाता है। बिने जो और टर्मन ने बिने के विचार को स्वीकार कर परीक्षण किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मानसिक आयु बालक के मानसिक विकास की बुद्धि के बारे में नहीं बता सकती। और इस गति को मालूम करने के लिए टर्मन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र निकाला जो इस प्रकार है। बुद्धि लब्धि अगर हमें IQ पता करना है तो मानसिक आयु पता होनी चाहिए। मानसिक आयु को वास्तविक आयु के साथ भाग कर 100 से उसको गुना किया जाता है और तभी हमें IQ पता चलता है। जैसे कि अब एग्जाम्पल देखिए, अगर किसी बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष और उसकी वास्तविक आयु जो है वो 10 वर्ष है तो उसका बुद्धि लब्धि की गणना कैसे होगी। 12 से 10 को हमने भाग किया 12 और 100 से उसको गुना कर दिया तो उसकी IQ जो है वो 120 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम IQ निकाल सकते हैं। बुद्धि लब्धि से ही बालक की बुद्धि कौन से प्रकार में आती है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस पर चर्चा की है। इस पर हम टर्मन का देखते हैं। बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण उन्होंने किया था। अगर बुद्धि लब्धि IQ अगर 140 से अधिक है तो वह बालक प्रतिभाशाली माना जाएगा। 120 से 140 है तो अतिश्रेष्ठ बुद्धि, 110 से 120 है तो श्रेष्ठ बुद्धि, 90 से 110 है तो सामान्य बुद्धि, 80 से 90 है तो मंद बुद्धि, 70 से 80 है तो क्षीण बुद्धि, 70 से कम है तो निश्चित क्षीण बुद्धि, 50 से 70 है तो अल्प बुद्धि, 20 या 25 से 50 हो तो मूर्ख बुद्धि और 20 या 25 से कम है तो महामूर्ख। इसी प्रकार वैशलर इस मनोवैज्ञानिक के द्वारा भी IQ का वितरण किया है उन्होंने। मेरिल ने भी IQ का वितरण किया है और लगभग ये एक ही जैसे हैं। अगला है बौद्धिक विवृद्धि और विकास। बौद्धिक विवृद्धि क्या है, मेंटल एक्सपांड, और उसी के साथ विकास। बौद्धिक विवृद्धि और विकास अनेक कारकों पर निर्भर करता है। मस्तिष्क और संबंधित स्नायुओं की परिपक्वता बौद्धिक विवृद्धि को सर्वाधिक प्रभावित करती है। जन्म के समय बालक में उसकी बौद्धिक योग्यताएं अनेक विकास की प्रथम अवस्था के निम्नतम स्तर पर होती हैं। बालक की आयु बढ़ने के साथ साथ उसकी बौद्धिक योग्यताओं में विवृद्धि और विकास होता रहता है। शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक यह विकास तीव्र गति से होता है परंतु किशोरावस्था के अंत से और प्रौढ़ावस्था में इस विकास की गति मंद हो जाती है। थर्स्टन का यह मत है कि उसके द्वारा किए गए कारक विश्लेषण अध्ययनों के आधार पर प्राप्त 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं एक साथ एक समान आयु स्तर पर परिपक्व नहीं होती है। उसके अनुसार प्रत्यक्ष परक योग्यता 12 वर्ष की अवस्था में अपनी विवृद्धि की पूर्णता की ओर अग्रसर होती है। इसी प्रकार 14 वर्ष की अवस्था में वस्तु प्रेषक तथा तार्किक योग्यता, 16 वर्ष की आयु में स्मृति योग्यता और संख्यात्मक योग्यता परिपक्व अवस्था की ओर अग्रसर होती है। बालकों की शाब्दिक योग्यता तथा भाषा बोध आदि योग्यताओं इस आयु अवस्था के बाद विकसित होती हैं। वैशलर का यह विचार है कि बौद्धिक विवृद्धि कम से कम 20 वर्ष की आयु तक होती रहती है। आधुनिक शोधों से यह पता चलता है कि 60 वर्ष की आयु तक बुद्धि लब्धांक में वृद्धि होती रहती है। अगला है शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षणों का महत्व। सबसे पहला है शैक्षणिक मार्गदर्शन। विज्ञान के साथ साथ मनोविज्ञान ने मानवीय समस्याओं के समाधान में अपूर्व योगदान दिया है। इसके द्वारा बच्चों के भविष्य निर्धारण की योजनाओं को बनाया जा रहा है
और इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में सही दिशा एवं लक्ष्य को प्राप्त करने में बुद्धि परीक्षाएं समर्थ होती है। शिक्षा के विकास के लिए प्राथमिक एवं गौण दोनों ही प्रकार के पाठ्यक्रमों की आवश्यकता होती है। प्राथमिक क्रम बालकों को अच्छा नागरिक बनाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है और गौण पाठ्यक्रम उसकी आदत के अनुसार निश्चित किया जाता है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। और अगला है छात्र वर्गीकरण। ज्ञान की ग्रहणशीलता छात्रों की मानसिकता पर निर्भर करती है। फलस्वरूप एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। ज्ञान अर्जन बालकों की बुद्धि क्षमता पर सीधा प्रभाव डालता है और छात्र वर्गीकरण में बुद्धि परीक्षाएं उपयोगी होती हैं। वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक कक्षा में सामान्य, सामान्य से उच्च एवं सामान्य से नीचे आदि स्तरों से छात्र छात्राएं अध्ययनरत होते रहते हैं। प्रश्न यह उठता है कि सभी बच्चों का शैक्षिक विकास उत्तम हो सकेगा। ऐसी परिस्थिति में बुद्धि परीक्षण के माध्यम से शिक्षक सामान्य, सामान्य से भिन्न एवं उच्च आदि छात्रों का वर्गीकरण करके उपयुक्त शिक्षण का प्रबंध करेगा ताकि सभी स्तरों के छात्र छात्राएं पाठ्यक्रम को धारण करके उत्तम निष्पादन पूर्ण कर सके। अगला है यौन भिन्नता में उपयोगी। शोध कार्यों से स्पष्ट हुआ है कि लड़के एवं लड़कियों में बुद्धि के आधार पर कार्यकुशलता में अंतर पाया जाता है। इनके शारीरिक एवं मानसिक विकास का क्रम भिन्न होता है, अतः ज्ञान अर्जन की क्षमताओं में भी भिन्नता पाई जाती है। स्पेरमैन के अनुसार दोनों में सामान्य एवं विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती हैं और इनका निर्धारण बुद्धि परीक्षणों के आधार पर ही संभव है। अतः सामाजिक व्यवस्था को सामान्य बनाए रखने के लिए यौन भिन्नता के आधार पर विभिन्न अंतरों की पहचान कर उनके बीच समायोजन स्थापन करने के लिए बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। अगला है स्वयं का ज्ञान। शिक्षा का प्रयत्न बच्चों का सामान्य विकास करना होता है। बुद्धि परीक्षण के जरिए बच्चे अपने भीतर की क्षमताओं एवं शक्तियों को पहचान कर अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति आसानी से कर सकते हैं। अगला है अधिगम प्रणाली में उपयोगी। सीखने की प्रक्रिया बुद्धि पर निर्भर करती है। छात्र की लगन, अभ्यास प्रक्रिया, गलतियों का निरसन, धारणा, प्रोत्साहन में वृद्धि और स्थानांतरण आदि में बुद्धि का प्रभाव सर्वाधिक होता है। अगला है व्यावसायिक मार्गदर्शन। व्यवसाय में मनोविज्ञान ने पदार्पण करके विभिन्न समस्याओं का समाधान निकाला है। विभिन्न व्यवसायों के लिए विभिन्न प्रकार के मानसिक स्तर के व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। उपयुक्त मानसिक स्तर का व्यक्ति अपने व्यवसाय को उन्नतिमय बनाने में सहायक होता है। जब हम गलत व्यवसाय का चुनाव कर लेते हैं तो हमारी अभिरुचि एवं कार्यक्षमता का ह्रास होने लगता है और व्यवसाय और व्यक्ति दोनों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। अगला है अनुसंधान। अगला है छात्र चयन में उपयोगी। विद्यालय में प्रवेश करने के बाद बालक के विकास का उत्तरदायित्व विद्यालय का होता है और विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में छात्र चयन हेतु करता है। जैसे कि प्रवेश, किसी भी कार्य के लिए छात्र को अनुमति देने से पहले से उसकी शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता का पता लगाना आवश्यक होता है। बुद्धि परीक्षण की सहायता इस कार्य में ली जाती है। अगला है छात्रवृत्ति। शिक्षा के क्षेत्र में गरीबों और पिछड़े वर्गों के छात्रों का समुचित विकास करना प्रशासन का परम उद्देश्य रहा है और इसके लिए छात्रवृत्ति, निर्धन पुस्तक सहायता योजना और पिछड़े वर्ग की व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं वर्तमान सरकार द्वारा चलाई जा रही है और इसमें छात्रवृत्ति का प्रारूप बुद्धिलब्धि के आधार पर तैयार किया जाता है। अगला है विशिष्ट योग्यताएं। प्रौद्योगिकीकरण के विकास ने योग्यता के क्षेत्र को अत्यंत विशाल बना दिया है। आज प्रत्येक क्षेत्र में नवीन प्रतिभाओं की खोज हो रही है और प्रतिभा खोज का प्रमुख आधार बुद्धि परीक्षा को ही माना जाता है। तो इस प्रकार आज हमने बुद्धि निर्माण का समालोचनात्मक विचार किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।